बीएससी थर्ड ईयर, पेपर फर्स्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। आज से इसकी फर्स्ट यूनिट शुरू हो रही है, जिसके अंदर सबसे पहले हम प्लांट की इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी जो है, जैसे जितने लिविंग बींग्स हैं तो उसके पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो इफ़ेक्ट डालते हैं लिविंग बींग्स पर। तो इसकी जो स्टडी की जाती है उसको हम जनरल वे में या सामान्य भाषा में उसे हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो देखकर डेफिनेशन देखें हम यहाँ पर, तो विभिन्न जीवों और उसके पर्यावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो है वर्ड, जो एक ग्रीक वर्ड है और जिसमें इकोस का मतलब होता है घर और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी उसके आवास का अध्ययन। और इसके अंदर रहने वाले जो लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और ये जो कनेक्टिविटी होती है वो इंटरकनेक्टिविटी होती है। इसमें हम पर्टिकुलर किसी तरह से डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है या कम इफ़ेक्ट कर रहा है, या पर्टिकुलर उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। जो इस सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द है, वो शब्द का ऑर्गेनाइजेशन या गठन जो है वो जूलॉजिस्ट जो है वो रीटर ने इसका गठन किया था। और जो हिकल है, हिकल ने 1866 में इस शब्द का फर्स्ट बार उपयोग किया पर्यावरण के क्षेत्र में या जीव विज्ञान के क्षेत्र में। हिकल के द्वारा 1886 में इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था। अब हिकल के अनुसार इकोलॉजी क्या है, तो पारिस्थितिकी का एक ऐसा स्टडी है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्लार्क ने कहा 1973 में कि पर्यावरण का विज्ञान ही पारिस्थितिकी कहलाता है। और डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन के आधार पर हम कुछ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इकोलॉजी एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर देखें कि इकोलॉजी क्या है, तो सबसे पहला जो मीनिंग यहाँ पर निकल के आता है कि सजीवों का पर्यावरण के साथ संबंध है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, लिविंग बींग्स हो गई, और लिविंग बींग्स का एनवायरनमेंट के साथ जो भी कनेक्शन रहता है उसका जो इफ़ेक्ट रहता है उस इफ़ेक्ट को ही हम यहाँ पर संबंध कहते हैं। तो एक दूसरे से ये प्रभावित रहते हैं। जैसे अगर हम इसका उदाहरण से देखें तो यहाँ पर उदाहरण हम देखें, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना है, टेम्परेचर का घटना है, क्लाउड्स का बनना है, रेन्स का आना है, ह्यूमिडिटी का बनना है, ह्यूमिडिटी का एनवायरनमेंट में होना है, ये सब डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट रूप में लिविंग बींग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे पेड़ों पर इनका प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जितने भी इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे वो हम सारे प्लांट्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जैसे जीरोफाइटिक प्लांट्स है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है, इसी तरह जो शीतोपदित पादप है, उनके पर हम देखने को मिलता है, हमें प्रत्यक्ष रूप से एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है कि ये साथ परिस्थितियाँ पादप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो दूसरा पैराट देखेंगे, यह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना व कार्यप्रणाली का अध्ययन है। तो इसके अंदर जो है वो इकोलॉजी के अंदर जो है एनवायरनमेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पर्यावरण के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, पर्यावरण किस तरह से काम करते हैं, पर्यावरण के अंदर जैसे हवा है, तापमान है, ठीक है, वर्षा है, मृदा है, जल है, ये जो है वो
पेड़ पौधों और सजीवों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं, हम उसका अध्ययन यहाँ पर इसी ब्रांच के अंदर करते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो देखें तो हम यहाँ पर सजीवों व समुदायों का इसके अंदर संबंध है। तो यहाँ पर जो लिविंग बींग्स रहेंगे वो किसी न किसी ग्रुप में या समुदाय में रहेंगे, जिसके अंदर पर्टिकुलर कोई भी सेपरेट नहीं रहेगा। लिविंग बींग्स है तो वो आपस में कम्युनिटी बना कर रहता है, और उस कम्युनिटी के अंदर छोटे बड़े मध्यम सभी प्रकार के जीव उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये आपस में सजीवों और समुदायों का क्या होता है, संबंध होता है इकोलॉजी के अंदर। फिर है कि जैव उत्पादकता यानी बायो प्रोडक्टिविटी व जन कल्याण का एक उपयोग है। तो इकोलॉजी के अंदर जो है जैव उत्पादकता यानी कि जीवों की उत्पादकता कितनी है और इसके द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम इसके अंदर इसका अध्ययन करते हैं। तो हमने ये देखा कि इकोलॉजी क्या है और इकोलॉजी के अंदर किन किन कॉन्सेप्ट पर स्टडी की जाती है, और इकोलॉजी पर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो अब तक हम देखें तो जीव संख्या है। जीव संख्या या पॉपुलेशन किसे कहते हैं कि जो सजीव होते हैं समूह में केवल एक ही अगर प्रजाति के जीवधारी रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, चाहे वो प्लांट की वैरायटी हो, चाहे वो एनामिल्स हो, चाहे वो हर्ब्स हो, शर्ब्स हो, कुछ भी हो। इसी तरह यहाँ पर समुदाय है, कम्युनिटी है, तो विभिन्न प्रजातियों का जो समूह है वो एक निश्चित एरिया के अंदर अगर रहता है तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। इसी तरह ये जो इफ़ेक्ट्स है या इकोलॉजी है वो चेंजेस होते हैं। सबसे पहले जैसे सेल होती है, उस सेल के अंदर हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और सेल से ही आगे जाके टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ मिलकर ही आगे जाके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन्स जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, ये आगे जाके एक सिस्टम बनाते हैं, है ना, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेनक्रियाटिक सिस्टम है। ये तो ह्यूमन बीइंग में। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी सेल्स होते हैं, सेल्स फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर टिश्यूज़ बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, और फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। लीफ है, स्टेम है, बर्ड्स है, फ्लावर है, और ये पूरे सिस्टम को जैसे शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल प्लांट्स अपने आप को इसके अंदर सब में प्रेजेंट्स होते हैं, और ये पूरी पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, पूरी वेजिटेशन का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर अपनी एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, और इस तरह से एक इकोसिस्टम प्रिपेयर होता है। ये इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर के यानी जैव मंडल के द्वारा प्रभावित होता है। जैव मंडल के अंदर जैसे जैव मंडल के अंदर समस्त तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे उसके अंदर जल तत्व है, वायु तत्व है, इन तत्वों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, और इन सब की जो स्टडी होती है उसकी स्टडी ऑफ नेचर को ही इकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इंडिया में जो इकोलॉजी की जो है सिमेट्रिक स्टडी जो है वो सबसे पहले ड्यूशन ने 1921 के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ड्यूशन के द्वारा 1921 में सिस्टमेटिक जो स्टडी इकोलॉजी की हुई थी भारत में, ये ड्यूजन के द्वारा स्टार्ट हुई। उसके बाद बोर और चैंपियन ने इंडियन फॉरेस्ट इकोलॉजी की स्टडी को स्टडी की थी। भारतीय जंगलों के ऊपर की पारिस्थितिकी तंत्र की का अध्ययन उन्होंने किया था। इसी तरह जीएस पुरी जो है उन्होंने 1948-54 के अंदर जो भारतीय मृदा का कंपोजिशन है उसका अध्ययन किया था। मतलब इंडियन जो सॉइल है वो देखिए, हम अगर सॉइल को देखें तो अलग अलग टाइप्स की सॉइल हमें को देखने को मिलती है। दोमट मिट्टी, मृदु मिट्टी, बालू मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। इस तरह से उन मिट्टी के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उसका जो अध्ययन है वो सबसे पहले इन्होंने जीएस पुरी ने स्टार्ट किया था उसका अध्ययन। इसी तरह यहाँ पर मेहर होम जी, उन्होंने 64 के अंदर मैंग्रोव वेजिटेशन जो होते हैं, जैसे दलदली पादप जो होते हैं,
उन दलदली पादप की जो संरचना है, उस मैंग्रोव वेजिटेशंस की जो स्टडी है वो मेहर होमजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसको भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर अब मॉडर्न इकोलॉजी है, उसमें मॉडर्न इकोलॉजी के जो फादर होते हैं वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो इकोलॉजी की जो ब्रांचेस होती है उसको 3 ब्रांचेस के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले जैसे हैं टैक्सोमिक एफिनिटीज़, और दूसरी है हैबिटेट्स, और तीसरी है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सबसे पहले अगर देखें हम तो टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ के अंदर देखें कि इकोलॉजी के अंदर जैसे प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, एल्गी इकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इकोलॉजी को टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ के अंदर शामिल किया जाता है। से रिलेटेड चीज शाखाओं को इसमें शामिल किया जाता है और फिर इसकी स्टडी की जाती है। इसी तरह आवास के आधार पर अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी आवास के आधार पर पारिस्थितिकी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, लेक इकोलॉजी है। इसका जो अध्ययन है वो हैबिटेट यानी उसके आवास इकोलॉजी के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। थर्ड टाइप जो हम देखें तो वह है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी जो है वो देखिए 2 टाइप की हैं। एक तो है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी यानी स्व पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल्स, व्यष्टियों और उसका पर्यावरण एनवायरनमेंट के बीच जो इंटर रिलेशनशिप्स होती है, अंतर संबंध होते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, उसे हम ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। इसी तरह सम पारिस्थितिकी देखें जिसे साइन इकोलॉजी कहते हैं। तो साइन इकोलॉजी जो होता है किसी पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर लिविंग बींग्स जो होते हैं, क्षेत्र विशेष के अंदर के जो सजीव होते हैं और उसका जो आवास होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम साइन इकोलॉजी कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर देख लीजिए, चाहे जीरोफाइटिक्स कंडीशंस के अंदर अगर जो सर्वाइव कर रहे हैं प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी स्टडी, या फिर जैसे शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी स्टडी अगर हम करते हैं तो ये देखो पर्टिकुलर एरिया हो जाता है, तो क्षेत्र विशेष की सजीव हो गए और उसके आवासों का अध्ययन यहाँ पर इस छात्र के इसको साइन इकोलॉजी के अंदर शामिल किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखें हम आगे तो इसे जो इकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी को है, वो इकोलॉजी की जो है उसे 4 भागों के अंदर बांटा गया। सबसे पहला है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में अंदर ये है ग्रुप्स ऑफ ए सिंगल स्पेसीज, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर विशेष जाति का ही समूह जिसके अंदर होता है उसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरी होती है कम्युनिटी इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी के अंदर समुदाय और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और इसी तरह जो है तीसरा है कि बायोम इकोलॉजी। बायोम यानी जैव पारिस्थितिकी। जैव पारिस्थितिकी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो समान जलवायु होने पर उसके अंदर समान जलवायु में ही निवास करते हैं और उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे बायोम इकोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह जो चौथा पार्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी, जिसके अंदर 2 प्रकार देखिए कंपोनेंट्स है। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी को हम 2 घटकों के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये है बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक घटक। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की जो इंटरेक्शन होती है वो इकोसिस्टम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के अंदर शामिल की जाती है। जैसे इसके अंदर देखिए सबसे पहले हैं जैसे फ्रेश वाटर इकोलॉजी, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी। दूसरी है मैराइन वाटर इकोलॉजी यानी समुद्री पारिस्थितिकी, यानी समुद्र के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस पाई जाती है। इसी तरह जो है यूस्टेरियन यानी वेलांचली इकोलॉजी, और टेरेस्ट्रियल यानी कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय इकोलॉजी,
और पांचवा भाग है फोटोग्राफी, फोटोजियोग्राफी यानी पादप भूगोल। प्लांट के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती है उसकी स्टडी की जाती है, यानी कि पृथ्वी पर पूरा भौगोलिक वितरण देखा जाता है कि किस तरह से पूरी पृथ्वी के अंदर ऊपर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से वितरित है, और वो उनकी मात्रा कम या ज़्यादा होना, किन कारणों से वो कम है और किन कारणों से वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किन कारणों से वो बिल्कुल वनस्पति शून्य है, और इसकी स्टडी इसके अंदर फोटोजियोग्राफी में की जाती है। पादप भूगोल के अंदर, इकोलॉजी के अंदर इसका स्टडी की जाती है। इसी तरह यहाँ जू जियोग्राफी में भी पारिस्थितिकी का भी अध्ययन किया जाता है। 7वें नंबर पर आती है जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर कौन कौन से जीन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो इकोलॉजी के कारण इफ़ेक्ट करते हैं। पारिस्थितिकी के अंदर प्लांट्स को सर्वाइव करने की क्षमता उसके अंदर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो रेडिएशंस इकोलॉजी भी इसके अंदर शामिल की जाती है, और रेडिएशन इकोलॉजी की ब्रांचेस को भी इसके अंदर स्टडी की जाती है। और फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिकी या शारीरिकी इकोलॉजी के भी इसके अंदर स्टडी की जाती है। अप्लाइड इकोलॉजी यानी कि इसका भी इसके अंदर शाखा के अंदर शायद अप्लाइड इकोलॉजी के अंदर जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वनों का संरक्षण है, इसी तरह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण है। इसी तरह जैसे क्रॉप एंड उसका मैनेजमेंट, फसलें हैं और उसका जो प्रबंध है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उस की स्टडी की जो की जाती है वो अप्लाइड इकोलॉजी के अंदर की जाती है। इसी तरह स्पेस इकोलॉजी है और पैलियो इकोलॉजी। तो पैलियो इकोलॉजी के अंदर जितने भी जीवाश्म अब तक प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के प्रिजर्वेशंस, उनका प्रिजर्वेशंस करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उसके स्टडी पैलियो इकोलॉजी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट जो है वो स्कोप ऑफ इकोलॉजी। देखें तो यहाँ पर जो है इंटरेक्शंस आती है। सबसे पहले तो हम देखें कि जो बायोटिक्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे बायोटिक में देखिए जैव है तो प्लांट है प्लांट, और एबायोटिक यानी किसी आप देखिए वाटर है, एयर है, सॉइल है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये सब एक दूसरे से इंटेक्ट कनेक्टेड है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हम अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर जैविक और अजैविक घटक परस्पर इंटर कनेक्टेड होते हैं, और इंटर कनेक्टेड होने के कारण ही वे एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, और ये एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंसी इनके ऊपर रहती है। तो यहाँ पर इकोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर किसी भी प्रकार से किसी भी कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो ये इकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है।